नमस्कार दोस्तों। कहानी अभी बाकी है कि इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दरअसल सच में आज जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो कहानी सच में अभी बाकी है। राजनीतिक कहानी आपको मालूम है। वो कहानी है कि अब ऐसा लगता है कि इस देश में राजनीति या इस देश का संविधान या इस देश के जो नियम कानून है वो पर्सनल महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के हिसाब से तोड़े मरोड़े और चलाए जा रहे हैं। पहले पूरा जोर इस बात पे लगा दिया गया कि नरेंद्र मोदी का सपना था कि नेहरू के बराबरी करें और 3 बार के प्रधानमंत्री बने। उसके लिए जो कुछ किया गया वो सब आपको मालूम है। फिर उसके बाद ये हुआ कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाना है क्योंकि संघ का एजेंडा है। तो उस एजेंडे को लागू करने के लिए पूरे देश में माहौल ख़राब कर दिया गया। हिंदू मुसलमान या हिंदू बनाम अदर्स करके पूरे देश का माहौल ख़राब कर दिया गया है, लेकिन वो सपना अभी भी उस पर काम चल रहा है। फिर एक महत्वाकांक्षा है मोदी जी की कि दक्षिण भारत पर बीजेपी का राज नहीं हुआ। बीजेपी की सरकारें कर्नाटक को छोड़ के और कहीं दक्षिण भारत में नहीं बन पाई। राजनीतिक रूप से पूरी कोशिश करके देख ली, संघ ने दशकों लगा दिए, लेकिन दक्षिण में जगह नहीं बना पा रही। तो अब डिवाइड एंड रूल के जरिए दक्षिण पर कब्जा करना चाहती है, दक्षिण को कमज़ोर करना चाहती है बीजेपी। अब इसी मकसद को ले जाते हुए डिलिमिटेशन के ज़रिए दक्षिण की सीटें कम करने की कोशिश की जा रही है, या दक्षिण की जो प्रेजेंस है पार्लियामेंट में उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा, क्योंकि बीजेपी की दिक्कत ये है कि बीजेपी में 98% नेता ऐसे हैं जो हिंदी के अलावा किसी और भाषा में कंफर्टेबल है ही नहीं। तो दक्षिण पर हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है ताकि बीजेपी और संघ के नेता वहां अपनी बात कह सकें, लोगों को समझा सकें, जबकि दक्षिण में अपनी जो उनकी रीजनल भाषाएं उनको लेकर सेंटीमेंट बहुत ज़बरदस्त है। वो उसे बहुत दिल से लगा के रखते हैं, अपनी भाषाओं का बहुत सम्मान करते हैं। इन दो मुद्दों को लेकर फिलहाल भारत में दक्षिण बनाम भारत का बाकी हिस्सा होता नजर आ रहा है। सरकार डिनाई करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश दिख रही है कि इस खाई को और बड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और दक्षिण के राज्य ये बात समझ गए हैं। इसलिए अभी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने बाकायदा सारे दक्षिण राज्यों को एकजुट करने की मुहिम शुरू कर दी है। बैठक भी की जिसमें दक्षिण के अलावा उड़ीसा से बीजू जनता दल और पंजाब से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और नेताओं को भी बुलाया गया। ये गए, भगवंत मान भी गए और उड़ीसा से बीजेडी के नेता भी गए। अब ये मजबूरी है, ये जो नॉन बीजेपी और नॉन हिंदी स्टेट्स है उन्हें एकजुट करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि नॉन हिंदी स्टेट्स को अब ऐसा लग रहा है कि नॉन हिंदी स्टेट्स के साथ तब तक सौतेला व्यवहार किया जाएगा जब तक इनमें बीजेपी की सरकारें नहीं आ जाएगी। और बीजेपी अपनी सरकारें लाने के लिए डिलिमिटेशन के जरिए इनकी ताकत कम करना चाहती है और हिंदी थोपने के जरिए अपनी जो है बात, जो प्रोपेगेंडा आरएसएस का होता, उसको पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इस सब के बीच में एक शख्सियत ऐसी भी है जो बुरी तरह से फंसी हुई है, वो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के सहयोगी एनडीए के पार्टनर हैं। उनकी बैसाखी पे एनडीए की सरकार टिकी हुई है, लेकिन जब बात आती है जो बीजेपी दक्षिण के राज्यों के साथ कर रही है तो उसकी जद में चंद्रबाबू नायडू भी आते हैं, आंध्र प्रदेश भी आता है। अब चंद्रबाबू नायडू इतनी बुरी तरह से फंस गए कि अगर जल्द बीजेपी के इस चुंगल से बाहर निकल के अगर वो अपने बाकी दक्षिण के राज्यों के साथ खड़े होते नजर नहीं आएंगे तो उन्हें राजनीतिक रूप में नुकसान होगा। तो चंद्रबाबू नायडू कब साथ छोड़ेंगे बीजेपी का, और ये दक्षिण भारत के राज्य क्या स्ट्रेटेजी लेके बीजेपी के सामने खड़े होंगे, बीजेपी से कैसे मुकाबला करेंगे, बीजेपी की ताकत का कैसे मुकाबला करेंगे, इन्हीं सब पर बात करने के लिए सीधे मैं आपको ले चलता हूँ तिरुवनंतपुरम, माफ़ कीजिएगा, तिरुवनंतपुरम, जहाँ से एक वरिष्ठ पत्रकार जो पिछली बार भी हमारे साथ जुड़े थे, गिलवेस्टर, वो एक बार फिर आज हमारे साथ जुड़ेंगे। गिलवेस्टर का थोड़ा सा मैं आपको
तारुफ कर दूं कि वो इंडियन एक्सप्रेस और वही कई बड़े डेक्कन हेराल्ड वगैरह कई बड़े इंग्लिश अखबारों के साथ जुड़े रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से पूरी राजनीति को समझते हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव है उनका। चलिए आपको सीधा गिलवेस्टर के पास तिरुवनंतपुरम ले चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस वक्त तिरुवनंतपुरम से मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिलवेस्टर फिर जुड़ चुके हैं इस हफ्ते भी, और इस हफ्ते जिस टॉपिक पे बात करने का मैंने पिछली बार वादा किया था वही टॉपिक लेके आए हैं। गिलवेस्टर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद। गिलवेस्टर भाई, वही टॉपिक जो पिछली बार जिसका जिक्र किया था कि हम इस बार बात करेंगे, उसी पे बात करना चाहूंगा। शुरुआत में पहला सवाल यही है कि हम जो नॉर्थ में बैठे हैं या हिंदी पट्टी में बैठे हैं, मोटा मोटा हम सबको मालूम है, मोटा मोटा मैंने लोगों को समझाया, लेकिन एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि दक्षिण के जो राज्य हैं, जो अभी डीएमके ने जो बैठक बुलाई थी स्टालिन ने, जिसमें बहुत सारे दक्षिण, तकरीबन सारे दक्षिण के राज्य की पार्टियां शामिल हुई, यहाँ तक कि पंजाब से भी शामिल हुई इसमें पार्टियां। दरअसल दक्षिण को दिक्कत क्या है? भाषा हो चाहे डिलिमिटेशन को हो, असल में दिक्कत क्या है? देखिए प्रदीप जी, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उसके उनके अंदर एक जिसको कहते हैं कि एक एप्रीहेंशन है, क्योंकि जिस तरीके से ये बात चर्चा में आ रही है, जो परिसीमन या डिलिमिटेशन की बात हो रही है, पिछले 15-20 दिनों से काफी चर्चा इस पर चल रही है। और ये केवल सिर्फ डिलिमिटेशन पे ये बात निर्भर नहीं है या उसके ऊपर ही आधारित नहीं है। जो पिछले 10 साल से, जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, जिस तरीके का रवैया इस केंद्र सरकार का बाकी राज्यों के साथ, खास तौर पर जो राज्य भाजपा शासित नहीं है और उसमें से ज्यादातर जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, उनके साथ जो उनका एक रवैया रहा है, उससे ऑलरेडी जो यहाँ की जनता है या सरकारें हैं, उसके अंदर एक जो है एप्रीहेंशन है, रोष है, क्योंकि इसमें कई बातें हैं, जैसे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो यहाँ के राज्य फेस कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको जो शेयर मिलना चाहिए था टैक्स का, जीएसटी का, और बाकी जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के जो पैसा मिलना चाहिए, वो उस रेशो में नहीं मिल रहा है। और उसमें काफी जो है कंजूसी, या फिर इसे कहिए कि भी जो उसको टाइटन किया जा रहा है या स्क्वीज किया जा रहा है फाइनेंशियली, उसके चलते भी यहाँ पे काफी रोष इन राज्यों में रहा है। तो ये जब डिलिमिटेशन की बात आई, तो हालांकि डिलिमिटेशन जरूरी है, वो यहाँ की सरकारें और यहाँ की राजनीतिक पार्टियां मानती है, लेकिन इस पूरे मामले को एक दूसरे नजरिए से भी वो देखते हैं कि जिन राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 1973 के बाद, और जिसके चलते जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो काफी नीचे, जो नेशनल एवरेज जो चाहिए था, या नेशन ने जो एक तय किया था कि मापदंड की यहाँ तक लाना है, तो इन राज्यों ने उसके आसपास तक टोटल फर्टिलिटी रेट को लाया है और अपनी पॉपुलेशन को उन्होंने काफी हद तक कंट्रोल किया है। और ये सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल जो है सिर्फ कैंपेन से नहीं होता है, इसके लिए कई जो है कार्य जुड़े होते हैं, जिसमें स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा कार्य है। साक्षरता बहुत बड़ी चीज है, साक्षर करना लोगों को कि क्यों फैमिली प्लानिंग या जनसंख्या को क्यों कंट्रोल करना जरूरी है। तो साक्षरता के मामले में भी आपको पता ही है कि दक्षिण भारत के राज्य काफी अच्छा परफॉर्मेंस है उनका। और स्वास्थ्य का जो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी काफी मजबूत है। आप केरल का ही उदाहरण ले लीजिए। केरला जो है, केरला की गिनती जहां तक कि सोशियो इकोनॉमिक और हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, और खासकर हेल्थ जो इंडिकेटर्स हैं, मापदंड है, उसमें कई डेवलप्ड कंट्रीज के साथ मुकाबला करती हैं। चाहे वो आपका ये क्या बोलते हैं उसको, बर्थ कंट्रोल हो गया, या आपका जो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन सारी चीजों में जो है केरला जो है कई विकसित देशों का मुकाबला करती हैं। तो ये सारी चीजें जब केरला जैसे या फिर दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में जिस तरीके से ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला है, चाहे वो लोकल स्तर पे हुआ, पूरे राज्य के स्तर पर, उसके कई
जो फायदे हुए हैं राज्य को, एक तो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाए हैं, डेवलपमेंट काफी अच्छी तरीके से उन्होंने जो है हर कोने में पहुंचाई है। साथ में एजुकेशन का स्तर बहुत ऊंचा किया है, स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा किया है, और जो लोकल बॉडीज हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको काफी मजबूत किया है इन राज्यों में, जिससे क्या हुआ है कि जो डेमोक्रेसी या लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं, वो ग्रास रूट लेवल से या जमीनी जमीन से जो जुड़े हुए जितने भी संस्था है, वो मजबूत हुए हैं। तो इन सब का तो जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है पूरी केरला के ऊपर या तमिलनाडु के ऊपर, कर्नाटक के ऊपर, सभी दक्षिण राज्यों के ऊपर हुआ है। और ये एक जो उनकी अचीवमेंट है, तो यहाँ के राज्यों का मानना है कि हमने तो बहुत अच्छा काम किया है, अचीवमेंट की है, और इस अचीवमेंट के लिए हमें क्यों जो है पनिश किया जा रहा है, इसके लिए हमें शिक्षा क्यों दी जा रही है। तो वो जी एक बहुत बड़ा एप्रीहेंशन है। नहीं, बट गिलोस्टर भाई, जो मतलब समझ में आ रहा है कि एक तो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि जिसने अच्छा किया, जनसंख्या कंट्रोल करी, शिक्षा में अच्छा काम किया, उनको इनाम देने की बजाय सजा का प्रावधान किया जा रहा है। और साथ में वो जो भाषा को थोपने की बात है, वो भी मतलब ये है कि वो वहाँ उन्हें लगता है कि हिंदी उन पर थोपी जाएगी। अब क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम रहता है आपके पास, तो सीधा पॉलिटिकल चीजों पे भी उतर आते हैं इसका सीधा। ये सारी चीजें इनिशिएट कर रहा है जो साउथ को इकट्ठा, या नॉन बीजेपी नॉन हिंदी स्टेट्स को जो इकट्ठा कर रहे हैं, वो स्टालिन है। ये सारी चीज करके स्टालिन को कुछ फायदा होता दिखता आपको? स्टालिन ही क्यों इनिशिएट करे? मतलब मेरे कहने का मतलब, आप जहां बैठे हैं केरल में, वहां के मुख्यमंत्री ने इनिशिएट नहीं किया इसको, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने नहीं किया, स्टालिन ने बाकायदा सबसे आगे रह के इसको उठाया है और सीधा बीजेपी से सीधी टक्कर दी है। स्टालिन का क्या मकसद हो सकता है? क्या उन्हें लगता है कि ये चीज उनके अगेंस्ट भी जा सकती है अगर वो नहीं उठाएंगे, और अगर उठाएंगे तो फायदा होगा? देखिए, एक तो ये है कि दक्षिण भारत के सभी राज्यों के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा कि उन्हें एक उनके अंदर एक भय है, क्योंकि अगर आप ये पॉपुलेशन के आधार पे अगर डिलिमिटेशन करेंगे, तो जैसे तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, 39, तो वो 39 सीटें घटकर जो है 31 रह जाएंगी। केरला में 20 सीटें हैं लोकसभा की। अगर ये डिलिमिटेशन जो है पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन, जो नेशनल पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन के साथ अगर जोड़ के किया जाएगा, तो केरला में सिर्फ 12 सीटें रह जाएंगी। तो यानी कुल मिला के 129 सीटें हैं जो पूरे दक्षिण भारत के 5 राज्यों में हैं, जो पौंडीचेरी को छोड़कर। तो इन 129 सीटों में अगर डिलिमिटेशन इसी मापदंड में किया जाएगा, तो केवल 103 सीटें बच जाएंगी। और अभी जो है, अभी भी पार्लियामेंट के अंदर जो दक्षिण भारत की रिप्रेजेंटेशन है बहुत कम है, वो करीब 23% के लगभग है। तो अगर 23% के ऊपर अगर इस तरह की से डिलिमिटेशन आएगी, तो 23% घट के 18% रह जाएगा। यानी पूरी लोकसभा में दक्षिण भारत का जो रिप्रेजेंटेशन है वो करीब 18% या 18.5% पर नीचे आ जाएगा। तो दक्षिण भारत के राज्यों में ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और जहां तक स्टालिन की बात है, आपको पता है कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो काफी अरसे से इन मुद्दों पर जो है काफी लीडरशिप ले चुका है, और काफी इन्होंने इसके इसके इस मामले में बाकी राज्य जो हैं दक्षिण भारत के, उनके साथ जो है सलाह मशवरा चलता रहा है। इवन जो फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर भी जो है तमिलनाडु ने केरला के साथ मिलकर या बाकी राज्यों के साथ मिलकर इस मामले में भी कैंपेन छेड़ा है। और स्टालिन एक मजबूत नेता माने जाते हैं, और वो केरला केरला की जनता भी उनको एक जो क्या बोलते हैं सीनियर नेता मानते हैं, जो कि राष्ट्र स्तर पे जो मुकाबला कर सकते हैं केंद्र का। तो मुझे लगता है कि ये एक जो ध्रुवीकरण यह हुआ है नॉर्थ और साउथ का, उसमें साउथ में जो है स्टालिन एक बड़े नेता उभर कर आए हैं जो इस मामले को आगे ले जाएंगे। और मेरे ख्याल से इसी में, जो जहां तक आपने पूछा कि क्या इससे स्टालिन को कोई पॉलिटिकली फायदा होगा, एक बात तो तय है कि पॉलिटिकली दक्षिण भारत की उन पार्टीज को तो फायदा होगा ही होगा जो इसका विरोध कर रही हैं। इवन आपको पता है कि चंद्रबाबू नायडू भी इसको जो है यस, डायरेक्टली पॉइंट सपोर्ट नहीं पॉइंट कर रहे हैं। ये यही पॉइंट पे आ गया था मैं भाई, कि अगर आप जो कह रहे हैं कि जो सपोर्ट करेगा उसको फायदा होगा, फिर ऐसे में अब चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? वो तो पूरी तरह से फंस गए। एनडीए के सहयोगी भी हैं, इसका खुल के समर्थन भी नहीं कर सकते, खुल के विरोध में भी नहीं आ सकते। अब चंद्रबाबू नायडू क्या करें? क्या आपको लगता है कि एक टाइम पे आके चंद्रबाबू नायडू को इस तरफ आना ही पड़ेगा जहां दूसरे राज्य हैं, या वो अभी भी बच बच के चलने की स्थिति में ही है? अभी तो उन्होंने एक जो रास्ता अपनाया है वो ये कि हमें जो है अपनी जनसंख्या को बढ़ाना होगा।
उन्होंने अपने राज्य में जो है एक अपील की है कि अगर हमें अपनी शक्ति बढ़ानी है तो अपनी जनसंख्या भी बढ़ानी होगी, अगर इस तरीके से डिलिमिटेशन होगा। लेकिन ये तय है कि यहाँ की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्हें इसका विरोध करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि दक्षिण भारत का जो एक जो शक्ति है, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में, वो किसी भी प्रकार से कम हो। एक भी सीट कम हो जाए, वो जनता यहाँ की नहीं मानेगी। वो चाहे केरल की हो, तमिलनाडु की हो, आंध्रा की हो, तेलंगाना की हो। तो चंद्रबाबू नायडू के लिए आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगा इसका समर्थन करना, और उन्हें भी बाहर निकल कर इसका जो है विरोध करना पड़ेगा। लेकिन अभी मेरे ख्याल से वो वेट एंड वॉच की एक स्थिति में है, वो देख रहे हैं कि किस तरह से ये तूल पकड़ता है ये जो मुद्दा है। लेकिन अभी जैसे जॉइंट एक्शन कमेटी ऑलरेडी बन चुकी है, और कई इसमें आपको पता है कि इवन ओडिशा से जो है बीजू जनता दल भी इसमें शामिल हो गया है, और आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान तो खुद आए हुए थे यहाँ पे, पंजाब के मुख्यमंत्री। और उसी तरह से जो है भारतीय राष्ट्रीय समिति बीआरएस, जो के चंद्रशेखर राव की, वो वो भी इसमें वही शामिल वही है। वही वही मैं पूछ रहा था भाई कि ये जो आप भगवंत मान और बीजेडी, इन दोनों को शामिल करना, इन दोनों को भी बुलाना, ये क्या स्ट्रेटेजी है? इसके पीछे कुछ खास आपको लगता है? कुछ स्टालिन कुछ बड़ी गेम खेल रहे हैं? क्योंकि अगर तो दक्षिण दक्षिण के राज्य होते तो समझ में आता। इसमें पंजाब को भी शामिल करना, स्पेशली क्योंकि नॉन हिंदी स्टेट है वो भी, और उड़ीसा को भी। इसमें एक बात और भी मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि सितंबर 12 को, पिछले साल 2024 में सितंबर 12 तारीख को केरला के अंदर, केरला की सरकार ने इनिशिएटिव लेके सभी वित्त मंत्री, जो भी नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हैं, वित्त मंत्रियों की यहाँ पे बैठक बुलाई थी, जिसमें पंजाब के वित्त मंत्री भी आए थे। तो जिस तरीके से वित्तीय तरीके से जो स्क्वीज किया जा रहा है, या जो पैसों का बंटवारा नहीं हो रहा है इन राज्यों को केंद्र की तरफ से, इसमें जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिंग्स अटैच किए जा रहे हैं, उस बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि बहुत पैसा आना है केंद्र से जो नहीं आ रहा है, जो रुका पड़ा है। अब आप यहाँ केरला का एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि वायनाड में जो त्रासदी हुई है, जिसमें 250 से ऊपर लोग मारे गए थे लैंडस्लाइड में पिछले साल, अभी तक जो है केंद्र ने कोई बहुत बड़ी राहत नहीं दी है, जबकि बाकी राज्यों में जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पे फट से उनको जो है राहत उपलब्ध करवाई जाती है। तो इस तरीके का भेदभाव जो है इन राज्यों के साथ भी हो रहा है। और जहां तक ओडिशा की बात है, ओडिशा के बीजेडी ने जो है आज तक बीजेपी के साथ हमेशा साथ दिया था। आपको पता है कि जो नवीन पटनायक है, वो एक तरह से बीजेपी के हर जो भी स्कीम्स या पॉलिसीज या जो प्रोग्राम्स होते थे, उन्हें समर्थन करते थे, और उसका खामियाजा उनको अब भुगतना पड़ा है, उनकी तो राजनीति दांव पे लगी है। तो ऐसे में उन्हें अब इन मुद्दों पर आके ही जो है अपनी राजनीतिक सर्वाइवल का उनका भी एक क्वेश्चन है। अन्यथा उड़ीसा में जो है कांग्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। उड़ीसा में जिस तरह से कांग्रेस ने अपना काम अभी शुरू किया है, जिस तरह से कई तबकों में, चाहे वो आपके अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति है, जो पिछड़े वर्ग है, उनके बीच में जो है काफी जबरदस्त काम जो है राहुल गांधी के जो सुपरविजन में, वहां का जो अभी नया नेतृत्व आया है वहां पे कांग्रेस का, वो काफी तेजी से वो काम वहां पे चला रहा है। कांग्रेस काफी एक मजबूत उनके पास संगठन पहले से रहा था, लेकिन हाँ, बीच में उनका कमजोर हो गया था। लेकिन मेरे ख्याल से राहुल गांधी, उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां पे उनकी नजर है, गतिविधियों को देख रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने अभी जो वहां पे नया नेतृत्व परिवर्तन किया है, वो भी एक काफी उसका स्वागत हुआ है वहां पर। और उड़ीसा में कांग्रेस के इस चैलेंज को देखते हुए जो बीजू जनता दल है, उनको भी कई जो उनके राज्य के मुद्दे हैं, उनको उठाने पे मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि वो, क्योंकि ये बैठक स्टालिन ने बुलाई थी, इसलिए उनके लिए कोई इसमें शामिल होने में कोई अड़चन नहीं थी। और शायद वो भी चाहते हैं कि जो स्टालिन ने जो मोर्चा बनाया है, उसके साथ वो भी जुड़े रहे, ताकि वो उड़ीसा की जनता के सामने ये बता सकें कि हम भी जो है उड़ीसा की जनता के लिए फाइट कर रहे हैं। हाँ, तो जी। मुझे लगता है कि एक तो क्योंकि चैलेंज जो बीजेडी को कांग्रेस की तरफ से मिलने वाला है वहां पे, वो भी इसका एक कारण है कि वो स्टालिन के बुलाए हुए बैठक में शामिल हुए। जी, हाँ, क्योंकि गिलस्टर भाई आपने बात कहा, अब सवाल गिलस्टर जी, आपने क्योंकि कांग्रेस की बात की, कांग्रेस भाई, तो उससे जानना जरूरी है कि इस सब के बीच में कांग्रेस की पोजीशन क्या रहेगी? क्योंकि बात चाहे डिलिमिटेशन को हो, चाहे हिंदी भाषा को थोपने वाली बात हो,
कांग्रेस को दक्षिण भी देखना है, दक्षिण किला है वो भी बचाना है, लेकिन नॉर्थ में अपनी जगह वापस पानी है वो भी एक वो है, सेंटर में भी बनानी है जगह, वेस्ट में भी बनानी है, ईस्ट में भी बनानी है। कांग्रेस के लिए कैसी पोजीशन रहने वाली है, या कांग्रेस के लिए चीजें कितनी मुश्किल होने वाली है कि किसका साथ दें किसका ना दें? देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस इस मामले में हालांकि जिस तरीके से एमके स्टालिन ने इसमें लीड लिया है, उस तरीके से कांग्रेस ने इसमें लीड नहीं लिया है कि भी कांग्रेस ने कोई बैठक बुलाई हो और सबको इकट्ठा किया हो। तो ये एक तरीके से यहाँ पे जो है सीपीएम की सरकार हो या तमिलनाडु वाली जो सरकार हो, स्टालिन का जो एक इसमें उन्होंने मुख्य जो है रोल अदा किया है। कांग्रेस के लिए आपने सही कहा, क्योंकि उन्हें तो उत्तर भारत भी देखना है। अपना अपना जो उनका एक अपना जो उनका एक तो कांग्रेस के लिए ये एक थोड़ा तो कांग्रेस के लिए ये एक थोड़ा कांग्रेस के लिए खड़ा करेगी, क्योंकि जहां तक लैंग्वेज का सवाल है, यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि आप लैंग्वेज थोपिए मत। हिंदी सबको यहाँ पे मान्य है, केरला में भी हिंदी पढ़ाई जाती है, तमिलनाडु में हिंदी लोग पढ़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार थोपने की कोशिश कर रही है, जैसे अब कई जैसे यहाँ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर का नाम बदल कर जो है प्राइमरी आरोग्य मंदिर, इस तरीके से कई जो है वो कोशिश करती है अपना अपने स्कीम्स लागू करने के लिए, वो उस तरीके की जो जी, इम्पोजिशन है उसके खिलाफ है। और कांग्रेस भी उसको इस तरीके से विरोध नहीं करती है कि हिंदी के खिलाफ है, वो एंटी हिंदी नहीं है, वो सिर्फ इम्पोजिशन जी, जो जी, है हिंदी की, वो नहीं होनी चाहिए, मतलब उतना कह रही है। जी, जी। जी, जी क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही तो एक सवाल आखिर में जानना बड़ा ज़रूरी है जी। आपसे, फटाफट पूछ लेता हूँ जी। कि इस सब के बीच में आपको मालूम है कि बीजेपी के दिल में एक ही टीस है कि कर्नाटक के अलावा दक्षिण में कहीं वो सरकार नहीं बना पा रही, अपनी दक्षिण में वो जगह नहीं बना पा रही। आपके राज्य केरल में अब चंद्रशेखर को अध्यक्ष बनाया जा रहा है या बना दिया गया है, मुझे याद नहीं एग्ज़ैक्टली शायद उन्हें बनाया जा रहा है। तो अगर बीजेपी दक्षिण में अपनी जगह बनाना चाहती है और ऊपर से दक्षिण भारत के साथ डीलिमिटेशन और भाषा के चक्कर में ऐसा विवाद खड़ा करती है, तो बीजेपी को कितना नुकसान होगा दक्षिण भारत में जो कोशिशें अब तक थी उसको झटका लगेगा या आपको लगता है कि इससे बीजेपी को कुछ फायदा ही होगा? देखिए, बीजेपी के लिए इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, और आपने ठीक कहा कि राजीव चंद्रशेखर को यहाँ पे बना दिया है उन्होंने स्टेट प्रेसिडेंट, लेकिन उसका भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इनको पॉलिटिकली कोई फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, कर्नाटका को छोड़कर, जो इमोशनल इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पर जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, उस तरीके से यहाँ पे कामयाब नहीं हुई है, जो दक्षिण भारत के अन्य राज्य हैं। कर्नाटका में कोशिश उन्होंने ज़रूर की, उसका फ़ायदा ज़रूर हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो बाकी राज्य हैं, उसमें उनका उस ढंग से उनको फ़ायदा नहीं हुआ है। हालाँकि वो बीच-बीच में कोशिश ज़रूर करते हैं कि कुछ ध्रुवीकरण किया जाए हिंदू-मुस्लिम का। और केरल में तो क्या आपको पता ही है कि करीब 25% मुस्लिम पॉपुलेशन है। यहाँ पे तो वो उन्होंने सोचा था कि यहाँ जल्दी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे सारे समुदायों की जो पॉपुलेशन है वो लगभग बराबर है। तो इसलिए, या फिर थोड़ी ऊपर-नीचे है। तो इसलिए उस तरीके का ध्रुवीकरण जो है साउथ साउथ में या दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी के लिए मुश्किल लग रहा है। और जो पिछले चुनाव आप अगर देखें, तो उस तरीके की जो है इंक्रीज़ उनके वोट शेयर में नहीं हो रहा है, जिस तरीके से उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। जी, जी लगता है वो नेटवर्क में फिर दिक्कत आ रही है। ख़ैर चलिए जो मुद्दे की बात होनी थी वो कर ली। गिलवेस्टर भाई के साथ सारी चीज़ में आपने सुनी बात, लेकिन एक चीज़ साफ़ कर दी गिलवेस्टर भाई ने कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो छटपटा रहे हैं इस वक़्त। चंद्रबाबू नायडू को बाहर निकलना पड़ेगा, अदरवाइज़ उनकी राजनीति के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी का दक्षिण का सपना बीजेपी की अपनी इस गलती से सपना ही रह जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार और गिलवेस्टर भाई आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। धन्यवाद।